कोई भी एक सर्कल के, आप इसको नोट बना के रख लें, कोई भी एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी सर्कल के सरकम हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एमपी पटवारी की परीक्षा की तैयारी हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स। सामान्य गणित में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रश्न आए थे 2017-18 में जो परीक्षा हुई थी उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक अनुभव होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। साथ ही साथ मैं आपको सारे फॉर्मूलाज शेयर करूंगा ताकि आप अपनी कॉपी में वो फार्मूला नोट कर लें। परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले उन सारे फार्मूलेस को पढ़ के जाएंगे तो आपके माइंड में वो रहेगा। और आखिरी में एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे फार्मूलेज आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप मेरे साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें, ताकि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, आपके सारे फार्मूलाज आपके कॉपी में हो, ताकि आपका रिविजन भी बहुत ईजी हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये जनरल मैथ्स के आपके पास 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 25 क्वेश्चंस आएंगे जनरल मैथ्स के। तो ये 25 क्वेश्चन पूरे आप सही कर सकते हो। आप एक बार सारे फॉर्मूलाज और जो मेथडोलॉजी यूज़ करना है सॉल्यूशन के लिए, ताकि आपको 1 मिनट के समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका एरिया और सरकमफेरेंस से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड है? एरिया और सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिधि और क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक सर्कल का रेडियस, मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ती है तो उसका सरकमफेरेंस 5% बढ़ जाता है, तो उसके एरिया में कितनी, उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको जो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ है आपका एरिया। क्या है? पहली चीज़ है क्या है? आपका एरिया। आपका एरिया क्या है? तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का कोई भी एक सर्कल के, आप इसको नोट बना के रख लें, कोई भी एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी सर्कल के सरकमफेरेंस, जिसको बोलते हैं परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में लिखते चलें ताकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो सर्कल का यदि रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि पहले जो सर्कल का रेडियस था वो था क्या? आर, ठीक है, ये मैंने बोल दिया R1। अब कुछ रेडियस बढ़ के जो नया रेडियस हो जाता है वो हो जाता है R2, ठीक है। तो यहाँ R1 से R2 गया, कितना रेडियस इंक्रीज हुआ वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मगर यहाँ पे यदि सरकमफेरेंस या इसकी परिधि C1 है और यहाँ पे C2 है, तो ये कितना बढ़ गई? 5% इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों बहुत इजीली हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आपको 1 मिनट में कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ट्रिक ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 पाई वाला है, ये जो 2 पाई है ये क्या है दोस्तों? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये बदल नहीं रहा है, क्योंकि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे इसमें कुछ बदलाव है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बदल नहीं रही है। तो यहाँ पे जो सरकमफेरेंस जितना बढ़ेगा, रेडियस भी उतना ही बढ़ेगा। जितने परसेंटेज सरकमफेरेंस बढ़ेगा उतने परसेंटेज रेडियस भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रख लो, ये एक शॉर्ट नोट बना लो आपकी आगे के क्वेश्चंस के लिए, कि यहाँ पे जो रिलेशन है, किसका रिलेशन? यहाँ पे रिलेशन सरकमफेरेंस और रेडियस का, ये डायरेक्ट रिलेशन। ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि जो सरकमफेरेंस है वो 5% बढ़ा, इसका मतलब जो रेडियस भी है वो कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ा होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज की चीज़ों से कैसे डील करना है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना लेना। तो जब भी परसेंटेज दिया हो, जैसे यहाँ पे 5% दिया है, कितना दिया है? 5%। तो इसको 100 से कंपेयर कर लो। तो 5% का मतलब होगा 5 इंटू 1/100, इसका मतलब होगा 0.05। तो पहले यदि 1 था तो अब क्या हो जाएगा? 0.05 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहले रेडियस R1 था, ठीक है, और अभी रेडियस R2 है,
ठीक है। तो ये कितना वृद्धि हुआ, जैसे हमने पता किया जितना सर्कमफेरेंस बढ़ेगा उतना रेडियस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेडियस में वृद्धि कितनी होगी 5%, त्रिज्या में वृद्धि कितनी होगी 5%। तो जो हमारा R2 हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस 0.05 R1। क्यों, ये क्यों लिखा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पता कर लिया है कि 5% बढ़ा है। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 0.05। तो R2 हो जाएगा मेरा 1.05 R1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एक बार ये रिलेशन आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक बार पूरा सॉल्यूशन देखना, फिर से क्वेश्चन पढ़ना और फिर से करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट उसने पूछा है कि एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। क्या पूछा है, एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो जब भी हमको परसेंटेज इंक्रीज मतलब कितनी वृद्धि हुई है ये निकालना है, इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 अपॉन A1, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया डिवाइडेड बाय पहले वाला एरिया, समझ में आ गया। ये परसेंटेज अपन को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर इंटू 100। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पाई था, ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैं उठा लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्या उठा लूँगा, R2 की वैल्यू यहाँ से ले लूँगा मैं इधर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, 1.05 R1, ठीक है। R2 की वैल्यू डाल दूंगा 1.05 R1 पूरे का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, ठीक है, R1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे R1 स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। यहाँ से R1 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अंदर मेरे पास क्या बचा, लास्ट में मेरे पास फाइनल बचा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे फटाक से मैं निकाल लूँगा 1.05 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इजीली याद होना चाहिए। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 105 का स्क्वायर को 5 5 25 2 5, ठीक है, 0 0 0 5 0 1, तो 5 2 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.1025 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ से क्या बचेगा 0.1025 इंटू 100, तो कितना आ गया 10.25, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब देख लो यहाँ 10.25, ठीक है, ध्यान से देख लो इधर क्या है मेरा आंसर 10.25। आ जाइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कमीज़, एक शर्ट का, ठीक है, एक शर्ट बेच रहा है दुकानदार, उसने उसका जो अंकित मूल्य है वो 60% बढ़ा के डाला है, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब आपने 100 रुपये का यदि शर्ट खरीदा और उसका अंकित मूल्य मतलब वहाँ जो टैग लगा रहता है वो आपने 160 डाल दिया, मतलब 60% क्या हो गया, बढ़ा के डाला है, ठीक है। तो दे सेल अ थर्ड एट दिस प्राइस, मतलब टोटल यदि उसका 100 पीसेस है, ठीक है, तो 1/3 उसने इसी प्राइस पे सेल किया, बाकी 1/3 उसने 20% डिस्काउंट पे सेल किया और बाकी 1/3 उसने 50% डिस्काउंट पे सेल किया। तो हमको पता करना है कि इस पूरे शर्ट की बिक्री में उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मतलब उसकी हानि होगी, लाभ होगी, लाभ होगा या हानि होगा, तो कितना परसेंटेज होगा ये हमको बताना है, ठीक है। आइए दोस्तों को ध्यान से समझिएगा। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ताकि ये आप अपने नोट्स पे बना लें और आगे के लिए रिवीजन के लिए रख लें, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब लाभ, कितना लाभ होगा, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। शुद्ध हिंदी में देखेगा, कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य और डिवाइडेड बाय खरीदने का मूल्य। कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा डिवाइडेड बाय कितने में खरीदा इंटू 100, ये हमको देता है प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है। यदि ये प्रॉफिट परसेंट नेगेटिव आता है, आपको 2-3 फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये प्रॉफिट परसेंट नेगेटिव आता है मतलब आपकी हानि हुई है, यदि ये प्रॉफिट परसेंट पॉजिटिव आया है मतलब आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये निकालना है कि हानि हुई है या लाभ हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि मान लो कि जो शर्ट है, कितने शर्ट है ये भी नहीं पता, ठीक है। मान लो एक शर्ट की कीमत 100 है, ठीक है। एक शर्ट की कीमत हमने कितनी मान ली, हर एक कमीज की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। और मान लो एक्स कमीज है, ठीक है। तो एक शर्ट की कीमत 100 रुपये, 100 रुपये में मैंने एक शर्ट खरीदा और कितने शर्ट है, 100 है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। एक शर्ट की कीमत 100 रुपये है और टोटल एक्स शर्ट है, एक्स शर्ट, तो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 है। अभी दोस्तों नेक्स्ट चीज़ उसने बताई है, क्या बोला है कि जो मार्क्ड प्राइस है, कितनी मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस वो 60% ज़्यादा बढ़ा के लिखी है, मतलब कितना, 160x, समझा। तो उसकी मार्क्ड प्राइस क्या हो गई, 160x हो गई। अभी यहाँ पे हमको नेक्स्ट पता करना है कि कितने में बेचा। तो 1/3 शर्ट उसने कितने में बेचा, उसी प्राइस में बेचा, जितना उसने टैग लगा के रखा है उसी में बेचा। बाकी 1/3 शर्ट उसने कितने में बेचा, 20% डिस्काउंट में। मतलब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, पिछले क्वेश्चन में, कि 20% डिस्काउंट है मतलब 80% प्राइस में बेचा, 80% मतलब 80/100। बाकी 1/3 शर्ट उसने कितने में बेचा, 50% डिस्काउंट में, मतलब 50/100, ठीक है। तो यहां से ये जो टोटल आएगा ये आएगा मेरा सेलिंग प्राइस। इतने में मैंने अपने सारे शर्ट बेचे। तो शुरू के 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ है, बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टफ क्वेश्चन डालते हैं ताकि कंपटीशन बढ़ाने के लिए, मगर ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार आपने कर लिया तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ से क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, मैंने 1/3 और 160x मैंने बाहर निकाला है, ये भी 100, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 80/100 प्लस यहाँ क्या बचेगा 50/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 160x, यहाँ बचेगा 1 प्लस 8/10 प्लस 1/2, तो ये बचेगा 1/3 इंटू 160x, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको एलसीएम लेके क्या कर दूंगा, इसको डाल दूंगा 10, 10 प्लस 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 160x इंटू ये कितना होगा, 18 और 5 23/10, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा 23 इंटू 16/3, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों यहाँ से मेरा 23 इंटू 16, कितना होता है 2, तो 8 6 3, तो 368x/3, आई बात समझ में, ठीक है। 368/3, ठीक। अभी नेक्स्ट मेरे को क्या पता चला, सेलिंग प्राइस पता चल गई, मेरे को कॉस्ट प्राइस पता चल गई, और मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या है 368x/3 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मेरा था 100x, ये 100x को मैं यहाँ ले लूँगा 100x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 100x इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, ये x कॉमन लिया मैंने, ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, तो यहाँ बचा 368/3 माइनस 100, ये आ जाएगा मेरा लाभ का प्रतिशत, तो ये आ जाएगा 368 माइनस 100/3, तो ये आ जाएगा दोस्तों 368 माइनस 300/3, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 68/3, जो कि आ जाएगा 22/2/3%। तो प्रॉफिट पर प्रतिशत क्या आ गया मेरा 22/2/3, यही मेरा आंसर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरा आंसर है 22/2/3, ठीक। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को आपको डिटेल में बताना पड़ रहा है, बट ये फॉर्मूले एक बार आपको पता चल गए, ठीक है। बाद में मैं डिटेल में एक एक टॉपिक पे क्लासेस लेने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 1-2 दिन में, तो वो क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको डिटेल में, यदि छोटे छोटे परसेंटेज से रिलेटेड चीज़ों में डाउट है, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलेज में डाउट है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, बेचने का मूल्य, खरीदने का मूल्य, सब मैं डिटेल में आपको समझाने वाला।
नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको पूछ रहा है कि न्यूनतम पद में इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमको? न्यूनतम पद में इस भिन्न को कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शन दिया है, मान लो x मान लेता हूँ, ये दिया है 4, 5, 3, 6/4, 9, 8, 9, 6। तो इतनी बड़ी संख्या देख के अपन डर जाते हैं, बट डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको भिन्न को न्यूनतम पद में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, क्या ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं क्या? हाँ, हो पा रहे हैं। कैसे पता करना है? यदि इन संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो पाएगी, ठीक है। तो जैसे 4 और 5 9 और 3 12 और 6 18, हाँ 18 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 और 4 13, 13 और 8 कितना होता है? 21, 21 और 9 30 और 6 36, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं कर देता हूँ, क्या होता है? 3 एकम 3, ठीक है। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नेक्स्ट नीचे वाला 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है, हो गया। 3 दूनी 6। जैसे आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे करके देख लो। 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है। 3 6 18, फिर 9 नीचे लाए, 3 तिया 9, 6 नीचे लेके आए ये वाला, 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा? 6 1 6 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 6 6 3 2। आई बात समझ में? ठीक है। फिर से 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 3 5 15, ओके। 3 3 3 9 3 चौके 12। नेक्स्ट यहाँ भी जा रहा है 3 से, हाँ जा रहा है। 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, इसको भी करके बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। ये नीचे लाया मैं, 3 चौके 12, ये 2 नीचे लाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। तो 5 5 4 4। तो ये फ्रैक्शन मेरा यहाँ तक रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अभी आगे मुझे क्या करना है? और रिड्यूस करना है इसको। आगे क्या करना है मुझे? और रिड्यूस करना है। कैसे करना है मुझे और रिड्यूस? कैसे करना है मुझे? अब यहाँ पे 3 से जा रहा है क्या? 5 और 4 9, हाँ जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है 5 5 10 और 4 2 हाँ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा? 504 डिवाइडेड बाय 3, कितना जा रहा है? 3 एकम 3, 3 6 18, 3 और 2 24, क्या आ जाएगा? 168। और यहाँ भी 3 एकम 3, ठीक है। 3 और 2 24, ठीक है। 3 चौके 12, 3 और 2 24। एक बार फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। ये हो जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3, ठीक है। और ये 3 6 18। अभी यहाँ पे मेरे पास ये डिजिट्स है। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन इसमें से कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अलग है। तो मैं क्या करूँगा? 616 को डायरेक्ट में डिवाइड करके देखूँगा 56 से। तो 56 एकम 56, ये क्या बचा? 5 6 56 एकम 56, ठीक है। तो 56 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है ये। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1/11। अब देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। और ये मेरा आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो आप 1 मिनट में आंसर क्वेश्चन बना। अब इसमें दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको 4/5 को, ठीक है, बताना है कि इसकी क्या वैल्यू है। बस 4/5 और क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? 4/5 को ऐसा लिख सकते हो, 4 को 5 से भाग दे सकते हो। तो 0.0, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, 0 0। तो मेरा 0.8 आंसर आएगा, ठीक है। 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन मिक्स होंगे। कुछ क्वेश्चन आपका 5-10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन को 2 मिनट भी लग सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, इसको हम यहीं पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी डेसिमल की बात आए, जब भी दशमलव की बात है, जैसे आपको दिया है 200.01, ठीक है। 200.01, यदि ऐसा कुछ लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो। देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2। तो मैं क्या करूँगा? दशमलव को हटाऊंगा और नीचे मैं 100 लिख दूंगा, 2 0 लगा दूंगा, 1 के बाद 2 0। यदि 200.0123 ऐसा लिखा है तो दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो दशमलव को हटाऊंगा और मैं लिख दूंगा 1 के बाद 1 2 3 4 0 लगा दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है। दशमलव के बाद जितने डिजिट है उतने 1 के बाद आपको 0 लगाना है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसने ये हमको दिया हुआ है कि इसकी आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है 100 गुणित, फिर दशमलव के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, मतलब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 967 बटे 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट है 1 2, मतलब 967 बटे 1 2, ठीक है, इंटू 10 इंटू 967। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। यहाँ ये 2 0 से ये 2 0 गए, यहाँ 1 0 से ये 1 0 गया, यहाँ 1 0 से ये 1 0 गया, तो क्या बचा 967 इंटू 967 इंटू 967। इसका मतलब क्या होता है 967 का क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो जब भी दशमलव की बात आए, और बता देता हूँ कि दशमलव के आगे जितने डिजिट्स है उतने नीचे आपको 0 लगाना है। ये ट्रिक है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 10 सेकेंड से कम में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको यह दिया हुआ है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 64 माइनस 3/6, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है उसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 5 की पावर -2, इसका मतलब होता है 1/5 की पावर 2। जब भी पावर माइनस में हो उस नंबर को 1 के बटे में लिख दो। जैसे मैंने यदि यहाँ पे लिखा है 5 की पावर -10, इसका मतलब होता है 1/5 की पावर 10, ठीक है। तो पावर यदि माइनस में लिखी है उसका मतलब होता है 1 बटे वो पावर, उस नंबर की पावर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन कितनी जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिया है 64 की पावर 3/6, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3/6 नहीं है 2/6 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया है 64 की पावर -2/6, तो 2 एकम 2 2 3 6 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका 64 की पावर -1/3 हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/64 की पावर 1/3, ठीक है। और जब भी पावर 1/3 होती है इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब रूट है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/³ ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/4। आई बात समझ में। कुछ भी डाउट है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत कमेंट करना, मैं आपको उस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये भी आपका सेकंड्स में हो जाएगा। यहाँ बोला है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि एक स्क्वायर है, क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका यदि क्षेत्रफल a है, ठीक है, और एक उस पर हमने डायगोनल खींचा, ठीक है। इसके डायगोनल से एक और यदि हम स्क्वायर बनाते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है ये कैपिटल A है, तो इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर बनाया मैंने। अभी इस स्क्वायर पे इसका ये जो साइड है ये क्या है A है, ठीक है, ये A है। इसका ये जो डायगोनल होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये यदि डायगोनल की लेंथ L है तो L स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस A², ठीक है। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये A² प्लस A² इज इक्वल टू A², पाइथागोरस थ्योरम होती है।
तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a²। तो एल क्या हो जाएगा दोस्तों a√2। क्या हो जाएगा a√2। अभी वो बोल रहा है कि इस डायगोनल से यदि मैं इस डायगोनल से एक स्क्वायर बनाता हूँ, मैं इस डायगोनल से यदि मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा उसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस डायगोनल से स्क्वायर बनाएगा तो ये एल है तो ये भी कितना एल होगा। ठीक है, तो मैं कैपिटल ए क्या हो जाएगा एल इंटू एल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एल की वैल्यू क्या है a√2 इंटू a√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a²। और छोटे वाले इसकी मेरी एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा स्मॉल ए, या फिर मैं ए स्मॉल लिख दूँ तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो a²। तो इन दोनों का अनुपात बताना है, तो a स्मॉल अपॉन a बड़ा वाला क्या हो जाएगा a² अपॉन 2a²। तो ये आ जाएगा 1/2, जिसको बोलते हैं हम 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कोई भी एक स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है यदि ये ए है, ये ए है, तो a इंटू ए इसका एरिया होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है, और इसकी जो परिधि होती है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू ए। आई बात समझ में, a इंटू ए इसका एरिया होता है और जो इसकी परिधि होती है वो 4 इंटू ए होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, आपको एक इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन दी हुई है, px इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, आपको a डालना है। px दिया है, p1 पूछा है, तो p1 क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3। इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चंस ये सेकंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके टाइम लगा रहे हैं, कुछ जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, अब फिर से ये डेसिमल, देखो डेसिमल का तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको एक ट्रिक याद हो गई तो ये क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में बन जाएंगे। अब बोला है कि 0.013 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, हम अभी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 0.013 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, तो इसको लिख सकता हूँ 13/1 2 3 इसका स्क्वायर। आई बात समझ में, ऐसा लिख सकते हैं। अब 13 का स्क्वायर तो सबको पता है 169, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सबको पता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 डिवाइडेड बाय। अब इसका स्क्वायर जब भी 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख लो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। एक जीरो है तो डबल हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मतलब डबल जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। अब मेरे को क्या करना है, इसको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो अब इधर बढ़ाओ, यहाँ पे अभी डेसिमल है। ठीक है, 1 2 3 पर कितने ज़ीरो है 3 और 3 6 ज़ीरो, तो 1 2 3 और लगाने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरा डेसिमल आएगा, तो 0.000169। ठीक है, नीचे जितने ज़ीरो है उतने संख्या के बाद आपको डेसिमल लगाना है। 6 ज़ीरो है तो कितनी संख्या है 3 तो मेरे पास है, बाकी क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 3 ज़ीरो और 169, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है उसने कि इनका औसत फाइंड करना है। ठीक है, औसत एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल, मतलब इन सबको जोड़ दो, इन संख्याओं को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
यूनिट्स, मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो सम ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, ये 44 प्लस 57 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 30, और नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। तो इनको जोड़ दो, 44 57 41 28 और 30। तो यहाँ जोड़ दिया, 7 और 4 और 7 11 11 12 12 और 8 20 0, यहाँ 2 गया, ठीक है। 4 2 6 6 और 5 11 11 और 4 15 15 16 17 और 3 20। तो क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा या औसत आ जाएगा 200/5, तो हो जाएगा 40। तो 40 हमारा आंसर, ठीक है। 1 मिनट से कम समय में आ गया, पर आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपको रिवीजन में भी काम में आएगा।